This is Sami Alauddin, and today we will discuss about simple harmonic motion. Students, simple harmonic motion समझने से पहले हम लोग वाइब्रेटरी मोशन को रिकॉल करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन आप लोगों ने 9th क्लास में टाइप्स ऑफ मोशन में वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा था। उसमें क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन बहुत सिंपल होता है। इसमें ये होता है कि एक फिक्स पॉइंट लिया जाता है, उस फिक्स पॉइंट के दाएं बाएं कोई जिस्म हरकत करती है, तो ऐसी हरकत को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा मिसालें मिलती हैं हमारे आम जिंदगी में। जितने भी झूलते हैं वो सारे वाइब्रेटरी मोशन होते हैं, और घड़ी के साथ एक पेंडुलम लगाया जाता है जो वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं। अच्छा, फिक्स पॉइंट से मुराद क्या है? एक ऐसी पॉइंट जिसको हम हिला ना सके, ये फिक्स हो, अपनी जगह पर हो, तो एक बॉडी को हम इसके साथ अटैच करते हैं। ये ऐसे हरकत करता है, इसके बाएं दाएं ऐसी हरकत जो इस पॉइंट के बाएं दाएं हो रही हो, तो ऐसी हरकत को हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। अच्छा, अब क्लास 10th में वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। वो ऑसिलेटरी मोशन, उसमें क्या होता है, उसमें एक खास बात होती है। उसमें जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो, तो उसमें उसका एक्सेलरेशन उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा ऑलवेज। ठीक है, कैसे होगा इसको हम समझते हैं। अच्छा, हम एक सिस्टम लेते हैं, मास स्प्रिंग का सिस्टम। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इस जिस्म की हरकत को ऑब्जर्व करते हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। सपोज एक स्प्रिंग मास का सिस्टम लेते हैं हम लोग। ये एक मजबूत सहारा है, ये एक फिक्स एज है, इसके साथ हम स्प्रिंग को अटैच करेंगे और स्प्रिंग के साथ फिर हम मास को अटैच करते हैं। ये ऐसे लेते हैं, ऐसे। दिस इज मास m, ये है स्प्रिंग और ये मास m है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस हालत में हमने इस मास पर कोई फोर्स नहीं लगाई है, तो जब फोर्स नहीं लगाएंगे, अब ये मास और स्प्रिंग नॉर्मल हालत में पड़े हुए हैं। नॉर्मल हालत में इसकी पोजीशन को हम नोट करते हैं, तो इसकी ये वाली पोजीशन मास की, इसको हम O का नाम देते हैं। दिस इज आवर मीन पोजीशन, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। ये उर्दू में अगर हम कहें तो ये वस्ती पोजीशन है। ये मास का वस्ती पोजीशन है। इंग्लिश में इसे कहेंगे तो ये मीन पोजीशन बन जाएगा। दिस इज मीन पोजीशन। अब हम क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें देखने के लिए हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। यहां पर फोर्स F लगाएंगे, इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, आगे तक ले जाएंगे। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां पर ये पहुंच जाएगा। तो इसकी शक्ल कैसे बनेगी, इस स्प्रिंग की शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी, ऐसे ये एक्सटेंड हो जाएगा, और हमारे पास इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन जाती है। दिस इज मास। अच्छा, मास पहले यहाँ था, फोर्स लगाने से मास यहाँ पहुंचेगा। इट मीन्स ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। दिस इज मेन पोजीशन। अब ये इस पोजीशन पर पहुंचा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्प्लेस हो गया है। इसको हम x से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस मास m। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम फोर्स लगाए रखे हैं, तो ये अप्लाइड फोर्स है हमारा। अप्लाइड फोर्स रहेगी तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड रहेगा। अच्छा, इस अप्लाइड फोर्स के लगाने से क्या होगा, स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। उसके कारण क्या होता है कि इस स्प्रिंग में एक अपोजिट फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के मुकाबले में वजूद में आ जाती है। इस अपोजिट फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया जाता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स।
अच्छा स्टूडेंट्स, रेस्टोरिंग फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अप्लाइड फोर्स ने जिस्म को यहाँ से खींचकर यहाँ तक लाया। अब स्प्रिंग कोशिश करती है कि रेस्टोरिंग फोर्स लगाकर इसको इस मीन पोजीशन की तरफ हरकत दे। ठीक है, अब ये हरकत दे रही है, लेकिन अप्लाइड फोर्स जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे वो स्प्रिंग का जो रेस्टोरिंग फोर्स है इसको इस तरफ लाने में वो कोशिश कर रही है। अच्छा, अब जब हम इस को रिमूव करते हैं इस अप्लाइड फोर्स को, तो स्प्रिंग का जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो अमल में आ जाती है और उसकी वजह से ये मास इस मेन पोजीशन की तरफ हरकत करने लगती है। अच्छा, हरकत करने के बाद करने से क्या होता है, ये मास जो ही इस वस्ती पोजीशन की तरफ पहुंचता है तो उसकी हरकत आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जाती है, मीन जिसकी स्पीड बढ़ती जाती है। जब मेन पोजीशन पर पहुंचता है तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इनर्शिया की वजह से ये इस मकाम पर रुकेगा नहीं, बल्कि अपनी हरकत को कंटिन्यू रखेगा और ये इस साइड पर आएगा। और फिर स्प्रिंग और मास की शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी। स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा और कंप्रेस्ड होने से इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी और मास यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस एक चीज़ हम लोगों ने नोट की है कि हमें 3 पोजीशन मिले हैं। एक नॉर्मल हालत में मास स्प्रिंग पड़ा था तो उसकी पोजीशन ये थी, उसको हम लोगों ने वस्ती पोजीशन या मीन पोजीशन का नाम दिया, उसको एक लेटर से डिनोट किया O। ठीक, दूसरा हमने फोर्स लगाया, यहाँ तक खींचा और इसको इस पोजीशन पर छोड़ दिया। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन या इंतहाई पोजीशन कहलाती है। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। गाइस, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, उर्दू में कहेंगे तो ये इसकी इंतहाई पोजीशन है, इंतहाई पोजीशन। अच्छा, ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मास इससे आगे नहीं जा सकता, बस यहाँ पर आकर मास रुकेगा और फिर यहाँ से दोबारा अपनी हरकत को मेन पोजीशन की तरफ जारी रखेगा। दूसरी मेन पोजीशन ये होगी, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको इंतहाई पोजीशन कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह राइट साइड पे आप लोगों ने देखा इंतहाई पोजीशन ये भी होगी। अच्छा, इसको भी हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें 3 पोजीशन मिले, वस्ती पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन A, एक्सट्रीम पोजीशन B। हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए A B का नाम दे सकते हैं। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन A एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन B। दिस इज नॉर्मल पोजीशन, दिस इज O, वस्ती पोजीशन। अच्छा गाइज, आप लोगों को कुछ ये से लगेगा कि ये कम है और ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, ये असल में बराबर ही होते हैं। चूंकि मैं आज से इसको ड्रा कर रहा हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा कम नज़र आप लोगों को आ जाएगा। वैसे जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता है उतना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे जाएगा और फिर यहाँ तक आएगा, ये रुकेगा नहीं, फिर इधर आएगा और ये कंप्रेस्ड होके फिर इसको दोबारा स्प्रिंग्स को पुश करेगा इस जानिब, फिर ये मेन पोजीशन की तरफ हरकत करेगा और जाएगा फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर इस हरकत को जारी रखेगा। गाइस, ये हरकत उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मास स्प्रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रिक्शन की वजह से ख़त्म नहीं हो जाती है, ये हरकत जारी रहेगा। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं एक पोजीशन ये है, दूसरा पोजीशन हमारे पास ये है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर हो रही है, ये ऐसे, और सॉरी ठीक। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी मोशन को ऑब्जर्व किया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की इसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। बेसिकली ये इस फिक्स पॉइंट के इस तरफ जाता है और फिर इस तरफ आता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ आता है। ऐसी हरकत को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन बेसिकली कहते हैं। लेकिन चूंकि इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी और ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस मास में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के रास तनासुब होगा
और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। इसका मतलब यह है कि मास इस मीन पोजीशन से अगर इस तरफ हरकत कर रहा हो तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस जानिब होगी, और अगर मास इस जानिब हरकत कर रहा हो तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ। और ये एक्सेलरेशन कम होगा ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है इस डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा इस मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर? अच्छा इसमें एक और बात भी है कि आप लोगों ने 9th क्लास में न्यूटन का दूसरा कानून पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने ये बात सीखी थी कि अगर किसी जिस्म पर फोर्स अमल करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। किसी भी जिस्म पर जब फोर्स एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। अच्छा, इसको हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन भी कह सकते हैं। तो यहां पर एक बात हमने, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। क्लियर? एक और बात भी हम लोगों ने सीखी है, हुक्स लॉ। हुक्स के कानून के मुताबिक जब किसी जिस्म पर हम फोर्स लगाते हैं, वो जिस्म इलास्टिक जिस्म होगा, उसमें इलास्टिसिटी होगी, तो उसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स अमल करती है। वो रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना हम फोर्स देंगे उतना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन डालते हैं। ठीक है, फिर इसको अगर हम लोग रिमूव करते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने से हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और एक इक्वल साइन लगाते हैं। आप सब जानते हैं, 9th में आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ को, ये इक्वल का साइन, चूंकि हुक्स ने के लगाया था कांस्टेंट, इसलिए हम भी पाबंद है इस बात के कि हम भी के लगाए, के एक्स, नेगेटिव साइन इसके साथ आएगा। क्लियर? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यानी इसके मुताबिक क्या है कि जितना रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा उतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर होगा। ठीक? असल में देखो बच्चों, आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि हमने तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स लगाया था, अप्लाइड फोर्स के लगाने से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर होगा, तो फिर हम यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स का क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि असल में जब बाद में तहकीक की गई तो इसको मॉडिफाई करने के बाद पता चला कि असल में ये रेस्टोरिंग फोर्स ही काम कर रही है। ठीक है, तो हम अप्लाइड फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, तो हम रेस्टोरिंग फोर्स को ही कंसिडर करेंगे यहाँ पर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और जिस तरह पहले मैंने बताया कि न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक जब भी हम किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ये हम जानते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, इसमें क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू ma। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में एक रूल है कि जब भी दो इक्वेशन हो हमारे पास, उसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो उसके राइट हैंड साइड को हम इक्वल ले सकते हैं। तो इक्वेशन 1 and 2 हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से हमें कुछ इस तरह से एक इक्वेशन मिलेगी, ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। चूंकि इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड को भी हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। अब फिर वही मैथमेटिक्स का रूल है, हम एक्सेलरेशन को यहाँ रखेंगे, यहाँ पर m मल्टीप्लाई है a के साथ, इक्वेशन के उस साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, k के साथ इसको डिवाइड करेंगे, x अपनी जगह पर ही रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात सीखी है कि जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो इसको हम लोग एक इक्वल के साइन और एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। ठीक,
और अगर हम इसका उलट जाए, अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो, एक कांस्टेंट है, इसको अगर हम लोगों ने रिप्लेस करना हो तो हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को लगाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे हम लोग। हम एक को अपनी जगह पर रहने देंगे, ये जो इक्वल का साइन है और ये कांस्टेंट है, इसकी जगह पर हम लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे। नेगेटिव साइन को एज इट इज लिखेंगे और एक्स को भी एज इट इज लिखेंगे। दिस मीन्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। उसके लिए हम लोगों ने नेगेटिव साइन लगाया है। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये जिस्म है, इस पर फोर्स लगाते हैं, छोड़ने के बाद ये मास मीन पोजीशन की तरफ आएगा और यहाँ पर रुकेगा, फिर वापस जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस जाएगा। इस हरकत के दौरान इस जिस्म में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, चाहे मास इस मीन पोजीशन से इस तरफ हरकत कर रही हो या इस तरफ हरकत कर रही हो, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही होगा। ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं, ठीक है। और ये एक स्पेशल केस होता है वाइब्रेटरी मोशन का। तो ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा। अच्छा गाइस, यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि ये कि हमारे पास कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और दूसरा मास भी कांस्टेंट होगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि जब हम मास को यहाँ से छोड़ेंगे तो ये हरकत करता जाएगा, उसके जो कांस्टेंट है स्प्रिंग की, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा, या ऐसे नहीं होगा कि मास जो है वो कम होगा। सपोज ये 20 ग्राम का मास है, ये जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद इसका मास 20 ग्राम से 10 ग्राम पर आ जाएगा। मास कांस्टेंट रहेगा, मीन्स ये तब्दील नहीं होगा, चेंज कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट को मिलाकर इसको हम लोगों ने रिप्लेस किया विद इक्वल साइन बाय साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा स्टूडेंट्स, चूंकि ये एक स्टूडियो क्लास है, इसमें स्टूडेंट्स के ज़हन में बहुत सारे सवाल आते जो होंगे जो कर नहीं सकते हैं। तो जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं कि स्टूडेंट के ज़हन में ये सवाल आ सकता है, ये आ सकता है, उसको मैं कोशिश करूँगा खुद सवाल करो और ख़ुद जवाब दो, ताकि आप लोगों के ज़हन में जो सवाल आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। अच्छा, आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि 9th क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट कर देते, एस से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स से क्यों डिनोट कर रहे हैं? गाइस, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो सेंटेंस जो काम करता है, जो इक्वेशन बनाते हैं, वो अपनी मर्जी के कांस्टेंट लगाते हैं, वो अपनी मर्जी के सिंबल यूज करते हैं। तो हुक्स जब काम कर रहा था, उसने डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट किया था। तो चूंकि ये अब एक इंटरनेशनल सिस्टम सिंबल बन गया है, तो हम भी इसको यूज करने के पाबंद है। वैसे हेक्स हो, डी हो, कोई भी हो, इससे मुराद यहाँ पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ही होता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो कितना अप्लाई करेंगे? क्या इसको हम खींचते जाएंगे, कितना खींचेंगे? एक बात आप लोगों को आनी चाहिए, हमने स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट को देखना है। स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट में रहते हुए हम फोर्स को अप्लाई करेंगे और जहां तक हम ले जाएंगे, जितना फोर्स लगाएंगे, वो इलास्टिक लिमिट में रहते हुए हम इसको उस पोजीशन पर रोकेंगे और फिर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अप्लाइड फोर्स खत्म हो जाती है और फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो काम करने लगती है, अमल में आ जाती है। तो ये इलास्टिक लिमिट में ही होगा। अगर इसकी इलास्टिक लिमिट को हम लोग क्रॉस करेंगे तो गाइस याद रखिए, स्प्रिंग की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी। फिर ये मास को मेन पोजीशन की तरफ खींचेगा नहीं, बल्कि उतरी खड़ा रहेगा, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट का हम लोगों ने ख्याल रखना है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। ये एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन होती है जिसमें एक जिस्म एक फिक्स पॉइंट के दाएं बाएं हरकत करती है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी या वस्ती पोजीशन की जानिब उसकी एक्सेलरेशन की जो है डायरेक्शन हमेशा रहेगी। ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। अच्छा, इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम में भी हम लोग इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और इसके मुताबिक इसके
इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑब्जर्व किया, ये मास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। गाइस, एक बात आप लोगों को आनी चाहिए कि हमारे पास जब भी कोई जिस्म हरकत करती है तो उसमें एनर्जी मौजूद होती है। 9th क्लास में आप लोगों ने जो बड़े टाइप्स पढ़े हैं एनर्जी के, उसमें एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम ये मास जब सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM एग्जीक्यूट करेगा तो इस दौरान इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। हमारे पास 3 पोजीशन है मास की, एक इसकी वस्ती पोजीशन, दूसरी एक इंतहाई पोजीशन और वस्ती पोजीशन के दाएं तरफ पे दूसरी इंतहाई पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस दौरान जब ये SHM को एग्जीक्यूट कर रहा होता है मास, तो इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखना है। इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखने के लिए हमें एक छोटे से इक्वेशन ज़हन में रखना है। तो छोटे से इक्वेशन ज़हन में रखने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसकी एक दूसरी शक्ल बनाता हूँ। एनर्जी इन SHM से मुराद सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM एग्जीक्यूट होते हुए इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखना है। इसमें हमारे पास ये मास M है। मास M की ये मेन पोजीशन है। इस वक्त इस मास पर हमने 0 फोर्स लगाई है, यानी फोर्स नहीं है इस पर। तो ये मेन पोजीशन से ना इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है ना इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें x भी कितना है, 0 है। क्लियर। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग एक्सटेंड होके मास यहां तक पहुंचता है। क्लियर। ये अब स्प्रिंग जो है एक्सटेंड होकर यहां तक पहुंचेगा, ये मास। अब ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। जब ये रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो इसको क्रॉस करने के बाद ये यहां पहुंचेगा, ये। और यहां से ये डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, इसको ए का नाम दो, ये ए का नाम देंगे एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम बी का नाम देते हैं। ये इंतहाई पोजीशन ए है, इंतहाई पोजीशन बी है। इस तरफ भी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है और इस तरफ भी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। अच्छा, फिर वही बात, ये हाथ से ड्रा कर रहा हूं तो ये पैमाने की मदद से नहीं है, यहाँ पर और यहाँ पर आपको ये मुख्तलिफ डिस्टेंस दिखाई देंगे। असल में ये इक्वल ही होते हैं, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर ड्रा कर ले तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही होनी चाहिए, ठीक। बात आप लोगों ने कंसेप्ट को समझना है, ठीक। अब जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को ज़हन में रखना है। उसको आप लोगों फॉलो करोगे, उसको यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का पता खुद ब खुद चलता जाएगा, ठीक है गाइस। अच्छा, हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या है, वो 12 mv² होता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh ले सकते हैं हम लोग, ठीक। अब गाइस, वो जब हम लेते हैं वो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर मास स्प्रिंग का सिस्टम है, तो कुछ जो हमारे पास सिंबल्स है वो हम चेंज करेंगे। हम काइनेटिक एनर्जी के लिए सिर्फ यहाँ पर क्या देखेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी को देखने के लिए हम
स्पीड या मोशन को देखेंगे। मींस अगर मास हरकत में है, जिस पॉइंट पर भी मास हरकत में है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ये ऐसे हरकत करता जाएगा मास। जिस जिस पॉइंट पर मास हरकत में होगा उस पॉइंट पर आप लोगों ने ये समझना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है। जिस पॉइंट पर v यानी स्पीड यानी मोशन 0 होगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी देखने के लिए क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी देखने के लिए kx का यूज करेंगे। k कांस्टेंट है तो यहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट को देखना है। डिस्प्लेसमेंट गाइस, मेन पोजीशन से स्टार्ट होगी मोशन, ऐसे और ऐसे आएगी, तो मेन पोजीशन से इस तरफ, मेन पोजीशन से इस तरफ अगर मास की डिस्प्लेसमेंट है तो आप लोगों ने समझना है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक मटेरियल है, तो इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। स्टूडेंट के ज़हन में ये आ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने 9th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। जी होगी, एच होगा, मास होगा। वो ये है कि हम ज़मीन की सतह से किसी सिस्टम को ऊपर उठाएंगे और फिर उसको ड्रॉप करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही होती है, ठीक। जितना ज़मीन की सरफेस से हाइट रहेगा उतना उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हम मास स्प्रिंग सिस्टम को देख रहे हैं, इसमें सिर्फ हम इलास्टिसिटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जिसम में स्टोर हो रही है उसको हम लोगों ने देखना है। तो उसके लिए फार्मूला ये बनेगा, हमने x यानी डिस्प्लेसमेंट को देखना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मास वस्ती पोजीशन पर था, इसका f कितना था? इस पर f 0 था, तो f 0 होगा तो ये मेन पोजीशन से ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ गया है, अपनी ही नॉर्मल हालत में है, x 0 है। तो हम कहेंगे जब x 0 होगा, इस फार्मूले में जब आप x को 0 करोगे तो 0 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? 0 बनेगी, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है? 0 है। और इस पॉइंट पर अगर हम देखना चाहें काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक आप लोगों ने मोशन से देखना है। क्या गाइस इस पॉइंट पर जिस्म हरकत कर रही है? बिल्कुल नहीं, हरकत नहीं कर रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही होगी। क्यों? क्योंकि इसको जब हम 0 करेंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको यहाँ तक ले आते हैं, फिर फोर्स को रिमूव करने के बाद ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है इस मास को इस मेन पोजीशन की तरफ हरकत देगा, फिर यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ से जाएगा और यहाँ रुकेगा, फिर आएगा। तो गाइज एक्सट्रीम पोजीशन पर जब ये जिस्म रुक जाएगा, ठीक है, जब ये रुकता है यहाँ पर, तो इट मीन्स इसकी वी कितनी होगी? 0। तो 0 से मुराद यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड 0 हो गई है। ये रुकेगा तो इस तरफ आएगा, रुकेगा नहीं तो ये चलता जाएगा, ठीक है। तो जब ये इंतहाई पोजीशन ए पर रुकेगा यानी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर रुक जाएगा, इट मीन इसके मोशन 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी इसकी 0 हो जाएगी। और जब इस पॉइंट पर आएगा ये हरकत करने लगेगा, ठीक है, यहाँ। अब ये इसके इस पॉइंट पर भी, 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 इन सारे पॉइंट्स पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। क्यों? क्योंकि v 0 नहीं है, इसका मोशन 0 नहीं है, और यहाँ पर आकर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पर, इस मेन पोजीशन पर जब मास गुजरेगा तो इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी होगी? मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद ये क्रॉस करेगा, इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा, तो इस हर एक पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये मोशन में है। यहां पर आने के बाद ये फिर रुक जाएगा, ठीक। फिर वही बात, जब रुकेगा नहीं तो फिर ये इस डायरेक्शन में हरकत नहीं करेगा,
क्लियर। तो फिर ये रुक जाएगा, जब ये रुक जाएगा तो फिर इसकी v कितनी हो जाएगी, 0। v के 0 होने से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। क्लियर। फिर ये इस तरह हरकत करना शुरू करेगा। इट मीन्स स्टूडेंट्स इन 3 पोजीशन पर, एक एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड 0 है। दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर ये रुकेगा, स्पीड 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। क्लियर। लेकिन इस मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड ये गेन करता है। क्यों, क्योंकि यहां पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। जब स्पीड मैक्सिमम होगा तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम ही होगी। क्लियर। अब आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी को देखने के लिए। गाइस पोटेंशियल एनर्जी यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखने के लिए हमारे ज़हन में ये फार्मूला होना चाहिए, x होगा, x होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, x नहीं होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। अब यहां पर देखें, ये आप लोगों से मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ठीक, तो यहां पर इसको अब हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए देख रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को देखने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेन पोजीशन से इस तरफ आ रही है। जब ये मेन पोजीशन से इस तरफ लेकर यहाँ तक आएगा तो गाइज ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको x0 से हम डिनोट करेंगे। क्लियर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि ये इससे आगे नहीं जाएगा, बस यहाँ पर रुक जाएगा, इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम हो तो वहाँ पर मैक्सिमम हम यहाँ पर रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, वो भी मैक्सिमम होगी। तो इस पॉइंट पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होगी। वाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है यहाँ इस पॉइंट पर। और फिर हम इस पॉइंट पर देखते हैं, जब ये मास आकर इस पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो गाइस पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 0 होगी। वाई, डिस्प्लेसमेंट इज 0। इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट को 0 पुट कर लो, आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 मिलेगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और फिर यहाँ से हरकत शुरू करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से इसकी डिस्प्लेसमेंट बनता जाएगा। गाइज यहाँ देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट तक पहुँचते हुए कवर करेगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यानी बहुत ज़्यादा होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है इस सिस्टम में। क्लियर। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर। हमने तीनों पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी भी देखी और पोटेंशियल एनर्जी भी देखी। अब गाइस स्टूडेंट क्वेश्चन में ये सवाल आ सकता है कि इन पोजीशन के अलावा भी क्या कोई पोजीशन हो सकता है, उस पर एनर्जी कितनी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर जिस्म इस पॉइंट पर है, जिस्म इस पॉइंट पर है, ये मास यहाँ पर है, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट ये, तो फिर इस पॉइंट पर गाइस देखिए, हम कॉमन सेंस से देखते हैं कि यहां से लेकर यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम तो इस पॉइंट पर होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पर। इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो जब डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट पर, ये कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, इसको आप सी पॉइंट का नाम दे सकते हैं। तो मेन पॉइंट से लेकर, मेन पोजीशन से लेकर पॉइंट सी तक डिस्प्लेसमेंट तो है। तो जब डिस्प्लेसमेंट है, आप लोगों ने क्या समझना है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें मौजूद है। व्हाई? द मास हैज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा दूसरी बात देखते हैं। तो हम कहें, ये लिख सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी कुछ वैल्यू होगी, जो भी होगी उसकी एक वैल्यू होती है। हम उसको कोई भी लिख सकते हैं कि इसकी कोई वैल्यू हमारे पास y ले लें, y 1 2 3 जो भी आप ले सकते हैं। अच्छा इसी पॉइंट पर अगर हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए गाइस मोशन को हम देखते हैं। क्या इस पॉइंट सी पर जिस्म मोशन में है कि नहीं है?
बिल्कुल इस पॉइंट पर ये मोशन में है, तो जब ये मोशन में है इट मींस इसमें काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है। इस पॉइंट सी पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है। सपोज W का नाम देते हैं, ये YW से मुराद कोई भी एक नंबर हो सकता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल हो सकती है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 5 जूल हो सकती है, कोई भी एक नंबर है। मैंने इसको जनरल लिखा है, इसको Y लिखा, इसको W लिखा, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक्सट्रीम पोजीशन, वस्ती पोजीशन यानी मेन पोजीशन और फिर एक्सट्रीम पोजीशन, इन पर हमने काइनेटिक एनर्जी देखी, पोटेंशियल एनर्जी देखी, और फिर कोई भी पॉइंट इन मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान हो तो उसमें दोनों एनर्जीज मौजूद होती है। इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद होती है और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई कर लूँ इंशाल्लाह। थैंक यू।